सबको मिलकर अपनी ज़िम्मेदारी संभालनी होगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अथॉरिटीज़ हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो वालिदैन हों, सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। अभी कोशिश करें ड्रग्स को ख़त्म करने की। नशे से पाक पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जैस और आपको ले आए हैं आपके सवालात लेकर के यहाँ पर दी सर्वाइवर ड्रग्स रिहैब सेंटर। तो आपके जो है सवालात यहाँ करेंगे डॉक्टर से, और यहाँ पर किस तरीके से एडमिट किया जाता है, वो सारे सवालात, ट्रीटमेंट किस तरह होती है और कैसे इस चीज़ को रोका जाए और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है, टाइमिंग, खाना पीना, फैमिली से मिलना, हर चीज़। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, शायद किसी को फ़ायदा हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिए, हो सकता है वो इस मामले में आपको दुआ दे। तो चलिए इनसे मिलते हैं और आपके सवालात इनके सामने रखते हैं जो कि आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम पहले अपना तारुफ कराइए। जी मेरा नाम महानूर है और मैं एडमिन इंचार्ज हूँ डिपार्टमेंट एचआर की। अच्छा, ये बताइए कि कैसे फैमिली को मुतमईन करती हैं कि ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मैं पहले जो फैमिली आती है मेरे पास, तो मैं उनको इतना कंफर्ट जोन देती हूँ कि वो अपनी सारी चीज़ें मेरे सामने रखें कि वो किस चीज़ों से गुजर रहे हैं। जैसे काफ़ी जो मदर्स होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए कि ड्रग्स लेना इतनी नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत देखा जाए सीवियर बात है। तो एक माँ के लिए, एक फैमिली के लिए बहुत टफ रहता है। कोई भी फैमिली आप पे ट्रस्ट क्यों करे और कैसे करे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो है ना, देखिए यहाँ जो हमारे वर्कर्स हैं जिनको हमने यहाँ वर्कर के उसमें रखा हुआ है, वो ही हमारे सारे रिकवर्स होते हैं। तो जैसे अगर जो हमें पता है कि जिनको हमने काम के लिए यहाँ रखा हुआ है, मैं उनको वहाँ बुलाती हूँ कि आप जो इनको अच्छी तरीके से इनके घर वालों को जो है वो मुतमईन कर सकते हैं। आप अपनी कहानी इनको बताएं कि आप जब यहाँ आए थे किस कंडीशन में थे और आप किस कंडीशन में रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए कि पेशेंट के इंटरटेनमेंट के हवाले से जैसे गेम्स वगैरह हो गए या फिर जो है वो इंजॉयमेंट हो गई, गाने वगैरह या टीवी वगैरह, इस फिजिकली एक्टिविटी और एंटरटेनमेंट के हवाले से क्या जो है इकदामात होते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ टीवी जो हमारे दोनों वार्ड्स में है, वहाँ इनको यूट्यूब के अलाउ है, आप मूवीज देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए कि एक्टिविटी सिर्फ यही नहीं होती, अगर देखा जाए कि यहाँ हम जो है दर्स भी करवाते हैं। जुम्मे के दिन जो है यहाँ पूरा अच्छा खासा किताब होता है, हमारे यहाँ आते हैं हमारे मौलवी साहब जो आते हैं वो उनको देते हैं, दर्स दिया जाता है, नात सुनाई जाती है। बल्कि जिनकी यहाँ बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है उनसे जो ये चीज़ करवाई भी जाती है कि ये भी थोड़ी सी रूहानी भी इनका इलाज होता जाए। यहाँ काफ़ी जो हमारे पास फैमिली आती है वो ये कहती है कि इनको नमाज की पाबंदी करवाएं। तो आपको पता है, अगर मैं किसी बच्चे से भी कहूँगी तो वो हैपर होगा। तो यहाँ किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाती। हम उनकी कंडीशन देखते हैं। जब जमात होती है हमारे यहाँ तो वो खुद उनको होता है कि जब यहाँ सारे लोग पढ़ रहे हैं तो हम खुद भी पढ़ें। यहाँ मैंने आपको बता दूं कि यहाँ जितने पेशेंट हैं वो बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। बाकी यहाँ गेम्स वगैरह होती हैं, क्यों नहीं होता, हमारे पास गेम्स है, लूडो है, कैरम है, ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारा ऊपर वाला वार्ड है और सारी गेम्स उनको खिलाई जा सकती है। खाना जो हमारे यहाँ 3 टाइम दिया जाता है वो बिल्कुल फ्रेश बनता है। सुबह नाश्ते में अगर देखा जाए वो अंडा पराठा जो होते, चाय होती है, वो दिया जाता है। पर हर चीज़ की यहाँ टाइमिंग है। जैसे एक टाइम टेबल होता है स्कूल में, हम स्कूल में टाइम टेबल करते हैं, तो यहाँ भी लोगों के लिए यही है। 1 बजे जो है खाना होता है। खाना है जो वो जो हम देते हैं वो हम सबसे पहले स्टाफ जो है वो चेक किया जाता है कि खाना उसको किस तरीके से दिया जा रहा है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। काफ़ी पेशेंट है जो किसी का खाने में एलर्जी भी होती है, तो वो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं कि इस पेशेंट को इस चीज़ से एलर्जी है, तो उनके लिए वो अलग चीज़ बनवाई जाती है। यहाँ अगर किसी को जैसे डायरिया और मोशन चलते तो उनके लिए खिचड़ी और दही का इंतजाम किया जाता है। यहाँ इन चीज़ों का भी बहुत पाबंदी की जाती है। उसके बाद हमारे पास 4 से 5 बजे की टाइम जो होती है वो चाय को होता है, टी टाइम, कैंटीन टाइम। तो कैंटीन जो हर एक पेशेंट अपनी एक चॉइस बताते हैं कि हमें ये खाना है, तो वो भी चेक की जाती है कि क्या क्या पेशेंट मंगवा रहा है। कितना टाइम आप फैमिली को मिलने का देते हैं, और स्पेशली माँ को, क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है कि अपने बेटे
से जो है वो मिलने के लिए तो 24 घंटे उसके लिए भी कम पड़ते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो मदर्स होती है वो ज्यादा इमोशनल होती है, तो मैं उनको कभी भी ये मना नहीं करूंगी कि वो आके ना देखें। वो जब भी यहाँ आके देख सकते हैं, हम उनको कैमरास में दिखा सकते हैं। दूसरी चीज मैं उनको ये बोलती हूँ कि अगर आप आ नहीं सकते, किसी के लिए ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल होती है, तो मैं उनको वीडियोज और पिक्चर्स जो मैं रोज के डेली में उनको भेजती हूँ। और दूसरा, हमारे पास जो ड्यूरेशन होती है टाइम की मुलाकात करने के लिए, मीटिंग करवाने के लिए, वो 15 डेज होती है। अगर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन किस तरीके, कुछ पेशेंट्स होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं, उनको हमें देखा जाता है, फिर ही जो है हमें उनको घर वालों से मुलाकात करवाई जाती है। और मुलाकात भी जो है वो फर्स्ट, अगर जो हमारी मीटिंग होती है फैमिली के साथ, वो हम खुद नहीं करवाते, डॉक्टर मौजूद होते हैं और फैमिली होती है एंड पेशेंट होता है उस रूम में, तब जाके मुलाकात करवाई जाती है। ये बताइए कि जो मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट होते हैं वो भी आ सकते हैं या फिर सिर्फ ड्रग्स जो लेते हैं वो ही आ सकते हैं? ये आपने सही बोला, और ये करते भी हैं, हम ये करते हैं, मगर आ जाते हैं। जी आ जाते हैं। जितने भी ड्रग्स लेते हैं, मैं आपको बता दूं, वो मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब रहते हैं। ये 80% है हमारे पास जितने रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, वो मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको काफी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं जो देखा जाता है। पर ये है कि आपने कहा ना, एक मेंटली जो होते हैं पहले से डिस्टर्ब, उसका इलाज यहाँ नहीं। जो ड्रग्स के बाद जो हो जाता है इंसान नॉर्मल नहीं रहता, उनका किया जाता है। जब कुछ पेशेंट काफी एग्रेसिव होते हैं, वो आते नहीं है, उनकी फैमिली बड़ी मुश्किलात में होती है, तो क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी टीम है जो कि उनको लेकर आ सके? ये सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास पूरी रेस्क्यू टीम होती है, इसको रेस्क्यू कहा जाता है। हमारे पास जो है वो पैरामेडिक होते हैं, वो भी जाते हैं उनके साथ, और हमारे जो यहाँ वर्कर्स हैं वो 4 या 5, जो डिपेंड करते हैं पेशेंट किस तरीके के, उनकी फैमिली हमसे हमें पहले ही इन्फॉर्म करती है कि जो इतने इतने आपके जो है वो हमें वर्कर्स चाहिए होंगे इनको हैंडल करने के लिए, तो रेस्क्यू टीम हमारे पास बिल्कुल होती है। एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिट करते हैं? देखिए, हमारे पास जो है सबसे जो है मेन मोबाइल फोन पर ज्यादा जो आपको रिप्लाई दे देते हैं। देखा जाए फेसबुक है, यूट्यूब के आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत सी चीजें हैं जहाँ से आप कॉन्टेक्ट हमसे कर सकते हैं आराम से। और इसके अलावा यहाँ हमारे ऑफिस में ही 3-4 लोग हैं जो आपको फौरन रेस्पॉन्स दे सकते हैं। कुछ फैमिलीज काफी सेंसिटिव होती हैं अपने पेशेंट को लेके, जो उनके प्यारे होते हैं, तो अगर वो बीमार हो जाएं, जैसे सर्दियों के मौसम में उनको बीमारी आ जाती है, नज़ला, जुकाम, खांसी, इस टाइप की, जो तो काफ़ी जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो कैसे आप लोग जो है उसको मैनेज करते हैं? ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि देखिए ना, यहाँ बहुत फैमिलीज जो भी हैं, पेशेंट से ज्यादा एग्रेसिव उनकी फैमिलीज होती है, और उनको हैंडल करना हमारे लिए भी बहुत चैलेंजेस होता है, क्योंकि हर फैमिली जो है वो नहीं समझते कि यहाँ उनको बिल्कुल 100% दिया जा रहा है। जैसे फ्लू हो जाता है, आप सर्दियां आ चुकी है ना, फ्लू हो रहा है, ये तो नॉर्मल एक चीज है, तो काफी जो फैमिलीज हैं, तो हम इस चीज का बहुत ख्याल रखते हैं। बीच में आप देखा जाए तो डेंगू बहुत आम हो चुका था, हमारे 2 पेशेंट जो है वो डेंगू में हुए थे, उनके टेस्ट करवाए जाते हैं, जहां हमें लगता है उनका जो बुखार है वो हाई में जा रहा है, तो फौरन एक्शन लेते हैं। तो हमने उनके टेस्ट करवा के उनकी ट्रीटमेंट भी, अगर किसी को डेंगू भी होता है उसकी ट्रीटमेंट भी यहाँ दी जाती है। अगर उनकी सीवियर हालत हो जाती, उनकी फैमिली को हम पहले इन्फॉर्म कर देते कि इनके टेस्ट हमने करवाए गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स ये आई गई हैं और उनको ये ट्रीटमेंट दी जा रही है। उसके बाद भी अगर आपको फिर भी उनकी टेंशन होती है, तो आप उनको कुछ दिन के लिए लेके जा सकते हैं अपने साथ, मगर यहाँ उनको वो पूरी ट्रीटमेंट दी जाती है। थैंक यू वेरी मच, आपने जो है वो अपना कीमती वक्त दिया। क्या आप पैगाम देना चाहेंगे आप अपने प्लेटफॉर्म से? पहले तो मैं भी आपका थैंक यू कहूंगी, क्योंकि आप जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये देनी चाहिए। मैं सबसे पहले जो मैसेज दूंगी, जितनी भी फैमिलीज यहाँ, जितना भी यहाँ हमारे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि ड्रग्स जो लेता है, उनको आप सबसे पहले ये ना देखें कि वो जो है इंसान ही नहीं, वो आपकी ही फैमिली में होता है। उनके साथ बिहेवियर सबसे पहले आप अपना अच्छा रखें, और मैं समझती हूँ कि हर चीज प्यार मोहब्बत से हो सकती है। और दूसरी बात कि मैंने देखा कि काफी जो है फैमिलीज के रिव्यूज अच्छे नहीं होते इस सेंटर्स के लिए, कि जो है वो सेंटर्स अच्छे नहीं है, तो मैं कहूंगी कि आप इलाज करवाएं। आप जो है उन लोगों से 10 सवाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमसे भी पूछना है, तो मैं उसके लिए भी आपको परमिशन दे सकती हूँ कि आप हमसे भी पूछें, और हम आपके सवाल के जवाब देंगे, इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे। तो आप जो है ये लाजमी करवाएं, और जितना हो सके हम तो अपनी पूरी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें ड्रग्स को खत्म करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर तारुफ करिएगा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, यहाँ का पैरामेडिक स्टाफ हूँ मैं। ये बताएं कि आप तो जो है वो ऐसे पेशेंट के साथ दिन रात आप गुजारते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? कहीं थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं पड़ गया? देखिए, इसमें पेशेंट को हमें बहुत से बर्दाश्त भी करना पड़ता है। जब पेशेंट आता है, उसको लेकर आते हैं या रेस्क्यू करके उसको लेकर आते हैं, तो बहुत एग्रेसिव होता है। तो 2-3 बार इस तरह के केस आए भी हमारे सामने,
जो स्टाफ को जिन्होंने पेशेंट ने मारा है। तो हमारी कोशिश यही होती है उस पेशेंट को सबसे प्यार से डील किया जाए। बाद में क्या करते होंगे इसके साथ, फिर ये भी तो बताएं। नहीं इंशाल्लाह फिर ये कि हमारी मेडिकेशन भी स्टार्ट होती है, क्रेविंग वगैरह की, तौर तकलीफ की, तो आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन से कवर होता रहता है पेशेंट। जितना मुश्किल इनको ट्रीट करना है जब ये जाते होंगे, क्योंकि आप लोग अगर 5 महीने 4 महीने एक बंदे के ऊपर टाइम दे रहे हैं तो कितना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं लगता होगा जैसे दुल्हन को विदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लेकिन हमें खुशी होती है कि पेशेंट जो है देखिए आया किस कंडीशन में था और अब किस कंडीशन में जा रहा है, बहुत खुशी होता है उसको देख के, बहुत खुशी होती है हमें। देख पेशेंट रिकवर होके जा रहा है कि जब आया था किस कंडीशन में और अब किस कंडीशन में जा रहा है। वो कहते हैं ना कि ये खुशी के आंसू। जी बिल्कुल, खुशी के आंसू दुख तो होता है लेकिन पेशेंट है और घर जाता है अच्छा खुश होता है, फिर वो भी खुश होता है, उसको देख के और खुशी फिर होती है हमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तारुफ कराइएगा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजहर हुसैन है। सर इस सेंटर के बारे में बताएं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। एक्चुअली ये दी सर्वाइवर्स एक ड्रग रिहेब सेंटर है सही। जहाँ पर नशे के आदी अफराद का इलाज और मुआवजा और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम होता है। आप एज अ क्या हैं यहाँ पर? मेरा डेजिग्नेशन एज ए मैनेजर ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग है। सर कितने साल से इस फील्ड में हैं आप? मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तकरीबन कोई 20 साल का एक्सपीरियंस है। हर लेवल पे काम कर चुका हूँ। मैं अभी ट्रेनिंग्स देता हूँ, उन तमाम लेवल्स पे मैं काम कर चुका हूँ। दी सर्वाइवर में आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं इन लोगों को? यहाँ पर तमाम इस सेंटर को एस्टेब्लिश करना, उनकी तमाम जितने भी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको देखना, उनकी मॉनिटरिंग करना कि वो जो प्रॉपर्ली हर स्टाफ अपना अपना काम करे, जो मयारी इलाज है वो मुहैया कर सके मरीज़ों को, उनकी काउंसलिंग है, उनकी ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर्ली हो सके। यहाँ पर तमाम स्टाफ को ट्रेनिंग फराहम करना, उनको बताना कि वो कैसे काम करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे पेशेंट के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ। और उसके अलावा हम यहाँ पर इंटर्नशिप देते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स आते हैं जिनको हम यहाँ पर उनकी कंप्लीट इंटर्नशिप करवाते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में हम लेक्चर्स देते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं और वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं कि मसाइल किस तरह के हैं ड्रग्स के और उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। सर इस नासूर को कैसे ख़त्म किया जाए? हालांकि इदारे भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग के सेंटर्स भी हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। अब तो सिर्फ दुआ ही रह गई है करने को। दुआ ये करनी चाहिए कि ड्रग्स हमारे माशरे में नहीं होनी चाहिए। अगर ड्रग्स हैं, अगर मसला है तो उसके हल के लिए तो कोई चीज़ तो होगी। माशरे में ड्रग्स को ख़त्म होना चाहिए। अब ये आपने सवाल किया कि ये मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा, और सेंटर्स भी बहुत सारे हैं जो ये काम कर रहे हैं इस मुतालिक, और हमारे अपने भी 3 सेंटर्स हैं जो इस मसले के लिए काम कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट फराहम करते हैं और क्वालिटी ट्रीटमेंट होता है। फैमिलीज डरती हैं कि किस तरीके की ट्रीटमेंट होगी यहाँ पर, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर जैसे दूसरे ट्रीटमेंट सेंटर्स में तशद्दुद करना, इलेक्ट्रिक शॉक लगाना, मुख्तलिफ थेरापीज इस तरह की होती हैं कि बगैर ट्रीटमेंट के इलाज करना, सिर्फ नहलाने के लिए कोल्ड टर्की ट्रीटमेंट कहलाता है कि मरीजों को सिर्फ कहा जा रहा है कि आप नहाएंगे, यहाँ जंजीर बांधी हुई और खेती बाड़ी करा रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉपर यहाँ पर कंसल्टेंट्स बैठते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो यहाँ प्रॉपर उनको ट्रीट करते हैं मेडिकली। जब इंसान नशा छोड़ता है तो उसको विड्रॉल होता है, विड्रॉल को हम मेडिकली ट्रीट करते हैं। पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसको कैसे ठीक हो गया। उनको ताकत की अद्वियात मिलती हैं, विटामिन्स देते हैं और यहाँ पर उनकी काउंसलिंग होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो रोज़ाना की बेसिस पे ग्रुप काउंसलिंग और इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं, फैमिली काउंसलिंग होती है। सर हमारे इदारे, पुलिस, FC, रेंजर्स, आप लोगों के इस तरीके के सेंटर्स हैं, आप लोग अवेयरनेस भी दे रहे हैं, तो इस सप्लाई चेन को कैसे ख़त्म किया जाए? मसला ये है कि हमारे यहाँ दिन ब दिन जो ड्रग की सप्लाई है वो भी बढ़ती जा रही है और ये जो माफिया है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, पूरी दुनिया में काम कर रहा है। मगर हमारे जैसे मुल्कों में तो यहाँ पर तो पता चलता है कि आम नशा करने वाले को तो पता है कि नशा कहाँ मिलता है, मगर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पता नहीं होता कि नशा कहाँ बिक रहा है। मसला ये है यहाँ पर। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि ये मसला बढ़ क्यों रहा है। ड्रग की सप्लाई इतनी ईजी है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी ड्रग की तरफ माइल किया जा रहा है, मुख्तलिफ चीज़ों में, कोई टॉफ़ी में, कोई छालिया में, इस तरह की चीज़ों में, ताकि वो बच्चे भी उस तरफ रागिब हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो ज़ाहिर है मसला तो बढ़ेगा। और जो टीन एज होती है, जो कि टीन एज ऐसी एज है जिसमें बच्चा जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उसका सोशल नेटवर्क बढ़ता है, दोस्त उसके बढ़ते हैं, कॉलेज स्कूल से कॉलेज की तरफ उसकी लाइफ आती है तो उसमें और उसके दोस्त बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कि पहले उसने एक्सपेरिमेंट नहीं की होती चीज़ें, वहाँ पता चलता है कि अच्छा ये सिगरेट भी यहाँ पी रहे हैं कुछ उनके दोस्त, तो बच्चे इस तरफ माइल हो जाते हैं दूसरों के दोस्तों के ग्रुप में आके और फिर ड्रग्स में आ जाते हैं। सर आप क्या समझते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इन जगहों पर अवेयरनेस होनी चाहिए? किस तरीके से ये तरबियत किए जाए? वालिदैन अपनी किस तरीके से बच्चों की तरबियत करें? देखिए बच्चा स्कूल में रहता है 6 घंटे,
8 से लेकर 2 बजे तक। उसके अलावा बाकी जितने भी घंटे हैं वो जो घर पे गुजारता है या अपने मोहल्ले में गुजारता है। तरबियत सिर्फ स्कूल में नहीं हो सकती, तरबियत ये एक ओवरऑल पूरा उसका जो रहना है 24 घंटे उसमें उसकी तरबियत होती है कि वो घर में कैसे रह रहा है, अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह रवैया है, अपने दोस्तों के साथ कैसा है, अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरह रह रहा है, मस्जिद में जाता है कि नहीं जाता है। और तरबियत हमारे यहाँ इसकी कमी इसलिए है कि यहाँ पर वालिदैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी है, माँ भी कहीं जॉब करती है, बाप भी कहीं जॉब करता है, तो बच्चा जो है ना वो तो उसकी ज़्यादा हैंडलिंग नहीं हो रही, वो सीखेगा कहाँ से। तरबियत होती है मतलब वो देख के सीखता है, बच्चा तो देखता है वही सीखता है। अब माँ बाप को तो वो देख ही नहीं पा रहा, यहाँ तो सुबह वो जब बच्चा सो रहा होता है तो बाप चला जाता है जॉब पे, जब वापसी आता है बाप तो उस वक्त बच्चा सो रहा होता है, तो उसने तो बाप को देखा ही नहीं कि बाप हमारा करता क्या है, तो वो कहाँ से तरबियत लेगा, वो यहाँ तो अपने चचा से लेगा, मामू से लेगा, जो उसे आसपास नजर आ रहा है। हो सकता है वो सिगरेट पीता हुआ हो या उसके मोहल्ले में कोई ऐसा बड़ा हो जो सिगरेट पीता हुआ नजर आए, तो वो उसे सीखता है कि अच्छा सिगरेट पीना भी कोई ठीक चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर उसे कोई बताने वाला हो ना, उसको अपना वालिद हो टाइम दे, अपनी वालदा टाइम दे, बड़ा भाई टाइम दे, चाचा मामू टाइम दे। हमारे यहाँ टाइम का बहुत बड़ा फुकदान है, टाइम है नहीं किसी के पास। यहाँ तो सिंगल पेरेंट है, अकेली वालदा हैं, वो जॉब पे जाती हैं, बच्चों को देखना है। अगर दोनों माँ बाप भी हैं तो उसके बावजूद भी दोनों को जॉब करनी है, तब जाके वो घर का गुजारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम का बहुत बड़ा इशू है कि माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए। अगर टाइम है भी तो वो कहीं ना कहीं अपना मोबाइल पे, कहीं टीवी शो में, कहीं और चीज़ों में लगा देते हैं, बच्चों के साथ हम नहीं बैठते। हमें पता ही नहीं है कि बच्चों के साथ डील कैसे करना है। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको डांटेंगे ज़रूर, मगर उसको बताएंगे नहीं कि इसकी जगह वो क्या करे। वो उसको अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे मस्जिद, उसको कहीं पार्क में घुमाने के लिए नहीं लेकर जाएंगे। अपने साथ जब उठेगा बैठेगा नहीं तो वो सीखेगा किससे? जिसके साथ उठेगा बैठेगा उन्हीं से सीखेगा। तो ये मसला है। हमारे चैनल के तवज्जुह से आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? देखें, मेरा ये मानना है इतना अरसा ये काम करने के बाद कि ये इस मसले को अगर हम चाहते हैं कि हम कम करें या ख़त्म कर दें तो हमने पूरी कौम को मिल के काम करना पड़ेगा। ये कोई एक इदारा या कोई एक सेगमेंट ऑफ लाइफ इसको ख़त्म नहीं कर सकता, ना ही कम कर सकता है। हम सबको मिल के अपनी ज़िम्मेदारी संभालनी होगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अथॉरिटीज़ हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो वालिदैन हों। सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए और इफ़ेक्टिवली करना चाहिए, तब जाके हम इस मसले को कम कर सकते हैं। वरना जैसे ये मसला बढ़ता जा रहा है, आज अगर कोई ये समझ रहा है कि हमारे बच्चे इसमें नहीं लगेंगे तो ये खामख्याली है। हर किसी के बच्चे को ख़तरा है, हर किसी का बच्चा ख़तरे में है। तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस मसले से निपटने के लिए मिलकर जदोजहद करें, कोशिश करें। और जो इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं ड्रग्स को, चाहे मीडिया हो या जो इसको सप्लाई करने वाले हैं, उनके साथ निपटना चाहिए। हमें उनको उनके कंट्रोल में रखें, इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहिए, बढ़ाने ना देना चाहिए और अपना जिम्मेदारी को निभानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि फिर हम इस पे काबू पा सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। सेशन के हवाले से अगर कोई डिस्कस करना चाहे आपसे तो आपकी इजाज़त हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर डिस्कस करना है ट्रीटमेंट के हवाले से तो इदारे का नंबर है, आप यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनसे मशवरा ले सकते हैं, लेकिन आके विज़िट कर सकते हैं। और किसी का भी बच्चा अगर इस लत में लग गया है तो उसको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हम इस मसले से निकल सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए और बिल्कुल निकल सकते हैं। साइंटिफिक वे हैं जिसके ज़रिए हम ट्रीटमेंट कराएंगे और पूरी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो इंशाल्लाह निकल जाएगा इस मसले से इंसान। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब अपना तारुफ कराइए। डॉक्टर हसन। डॉक्टर साहब कितना मुश्किल होता है कि एक फैमिली के लिए ये दर्द सहना, और ये जो लोग हैं किस तरीके से जो है वो कितनी मुश्किल में रहते हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? अच्छा, है तो काफ़ी मुश्किल उसकी फैमिली के लिए है, और फिर ज़ाहिर है जब वो ले आते हैं उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ एक जो है ना वो कदम उठाते हैं। वो जब वो यहाँ लेकर आते हैं तो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, और हमें शुरू में जो है ना जो है विड्रॉवल पे जब तक होते हैं तो उस वक्त तक जो है ना हमें भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि वो जो है ना बहुत ही हाइपर होते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर होता है उनका। तो उनको थोड़ा सा डाउन करने के लिए हमें एक तो काउंसलिंग करते हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनको जो है ना साइकोथेरेपी करती हैं, और फिर अगर इससे भी नहीं होता तो फाइनली हम मेडिकेशन पे चले जाते हैं। मेडिकेशन से उनको थोड़ा सा कूल डाउन रखते हैं। सर यहाँ पर मल्टीपल ड्रग्स वाले आते होंगे, तो आप कैसे जो है वो उनको मैनेज करते हैं? क्योंकि जो है वो काफ़ी परेशान होते होंगे और
काफ़ी जो है वो मुश्किलात होती होंगी आपके लिए भी और उनके लिए भी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ जो है मल्टीपल ड्रग्स वाले हैं, कुछ जो है वो आइस ले रहे होते हैं, जब वो नहीं मिलता तो फिर जो है ना इनको नींद आ जाती है, वो सही। सो जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि वो जो है ना बहुत ही क्रेविंग हो रही होती है और उनको बहुत ज़्यादा शदीद तलब जिसे कहते हैं वो हो रही होती है। तो जब वो हो रही होती है तो फिर जो है ना वो हमें कंप्लेन करते हैं कि भाई मुझे तोड़ हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो उसके लिए जो है ना अल्टरनेट हमारे पास मेडिकेशन है। सही। हम ओरल भी देते हैं और इंजेक्टेबल पे भी हमें जाना पड़ता है। अच्छा सर, कैसे पता चलता है कि बंदा जो है ड्रग्स में आ गया है और उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आम आदमी को ये फैमिली को नहीं पता चलेगा। अच्छा सवाल किया आपने। तो ये जो है ना जब वो हमारे पास आते हैं तो हम जो है ना उसका टेस्ट करते हैं, ड्रग ऑफ एब्यूज़ टेस्ट, पैनल टेस्ट करते हैं। उसमें वो चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं हमारे पास। एक दिन की रिपोर्ट आती है एक दिन के बाद, तो वो इसमें सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कि क्या क्या इस्तेमाल करता रहा है। सही। तो हमें जो है ना फिर वो डिफ्रेंशिएट करना जो है आसान हो जाता है। एक तो हमारी फील्ड है, क्योंकि जो है ना हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हर पेशेंट जो है ना तकरीबन उनका बिहेवियर इसी तरह का होता है। तो ये है कि जब नशा नहीं मिलता तो शदीद तकलीफ़ इनकी बॉडी में हो जाती है। उस तकलीफ़ को जो है ना दूर करने के लिए हमारे पास इंजेक्शन्स हैं। शुरू के 3-4 दिन तक जो है हमें इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है वो जो ओरल हमारी जो वो मेडिकेशन है वो चल रही होती है, तो अंदर से उसकी तलब जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब ख़त्म हो जाती है तो आपके मेरे जैसे इंसान है बाहर निकलेंगे, खाएंगे पिएंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि पेशेंट ठीक हो गया और तो कैसे जो है वो इससे बचा जाए और कैसे जो है वो उनकी फैमिली को पता चले कि ये दोबारा तो इस चीज़ में नहीं आ गए हैं। हमारे यहाँ उस पर फोकस है कि बाहर जाके जो है ना ज़ाहिर है उसी मोहल्ले में जाना है, उसी दोस्तों के पास जाना है। तो यह है कि वो कैसे बचा रहेगा, इसलिए हमारी जो है ना यहाँ से छुट्टी कराने के बाद भी हमारी जो है ना वो फॉलोअप के सेशन होते हैं, रहते हैं हफ्ते हफ्ते में बुलाते हैं, उनकी फैमिली को बाउंड करते हैं कि आप जो है ना इनको लेकर आ जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पेशेंट कितने दिनों में ठीक होकर के अपने घर चला जाता है बिल्कुल तंदुरुस्त होकर के, और ये भी बताइएगा कि ड्रग्स जो है वो दोबारा नहीं लेगा, इसकी क्या गारंटी है? असल में जो हमारा एक्सपीरियंस है तो यह है कि 90 डेज़ में जो है वो कम्प्लीटली वो चीज़ जो है ना उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। अच्छा, हाँ, मतलब इमरान खान का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, 90 डेज में जो है हम 90 मईशत days, बेहतर कर देंगे। 3 मंथ जो है वो करते हैं। उसके बाद जो है ना फिर हम 2 महीने का फॉलोअप सेशन रखते हैं। सही है। घर वाले उनको लेके जाते हैं, घर वाले को हम बाउंड करते हैं कि आपने 1 हफ्ते के बाद उसको ला के दिखाना है। एक तो उसको भी डर होता है अगर कुछ गड़बड़ करूँगा तो चेकअप में पकड़ा जाऊँगा, तो इस डर से भी नहीं करता। फिर तकरीबन 2 महीने तक जब ये सेशन रखते हैं तो फिर 3 महीने ये 2 महीने वो, सही। 5 महीने में जो है ना फिर वो मजबूत हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि ये दोबारा ड्रग्स में लग जाते हैं तो कैसे जो है वो इससे निपटा जाए? असल में अगर इनिशियल स्टेज पे अगर फैमिली जो है उनकी ट्रीटमेंट करवाएं तो आसानी से जो है ना वो रिकवर हो जाते हैं और बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो यह है कि फैमिली को चाहिए जैसे ही मतलब उनको शक भी हो तब भी जो है ना वो कंसल्ट करने चाहिए डॉक्टर को कि जो है ना अगर इनिशियल स्टेज है तो उसमें रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो यह है कि माँ बाप को चाहिए कि हर वक्त जो है ना वो ख्याल रखें इस चीज़ का, गलत लोगों से उसका मिलना जुलना बंद करें, थोड़ी सी जो है ना कंट्रोल रखें। जहाँ पर जो है ना जॉब करते हैं तो वहाँ भी कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि वालिदैन कर सकते हैं कि उन पे जो है ना कोई नज़र रखने वाला हो ताकि वो बता सके उनकी फैमिली। सर, इतनी आसानी से कैसे ये ड्रग्स जो है वो
मिलती है और कैसे जो है वो इसको ख़त्म किया जाए? हुकूमत को क्या करना चाहिए इस सिलसिले में? हुकूमत का तो फ़र्ज़ है, क्योंकि जो है ना ये ड्रग जो है वो कहाँ से आ रहा है, क्या इसको जो है ना वो पकड़ना आसान काम है कि मेन जो है ना तक पहुँच, पता नहीं कितनी एजेंसियां काम कर रही हैं, तो वो पहुंच सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन इसको जो है ना जहाँ से सप्लाई हो रही है उसको कट ऑफ करना चाहिए, वरना हमारी जो नई नस्ल है वो तबाह हो रही है। इस तरह के सेंटर्स कितने हैं और गवर्नमेंट के सेंटर्स कितने हैं? गवर्नमेंट का जो है ना वो सेंटर्स होने चाहिए, बड़े बड़े सेंटर्स, जिस हिसाब से जो है वो नशे की जो है ना वो वबा की सूरत अख्तियार की है, तो गवर्नमेंट के सेंटर होने चाहिए जहाँ पर इनकी जो है ना पहले तशख़ीस हो और उसके बाद फिर उनका इलाज भी हो, क्योंकि आजकल जो महंगाई है उस हवाले से जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हर कोई कि सेंटर में जो है वो चार्जेस देना। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सेंटर्स बनाएं। तकरीबन जो प्राइवेट हैं वो हैं तकरीबन 150 प्लस होंगे, और गवर्नमेंट के तो जो है गवर्नमेंट उनके के अपने- 2-3 वो हैं सेंटर्स हैं। तो सही ये सही। गवर्नमेंट को जो है ना सेंटर बढ़ाने चाहिए। अपना कोई ऐसा जो है वो पैगाम दे के चले जाएं कि लोग इस नशे की लत से दूर हो जाएं किसी तरीके से। नशे से पाक पाकिस्तान। अच्छा जी, जैसे आपने देखा यहाँ पर जो है हमने आपको दिखाया, आपके सारे सवालात जो है इनसे पूछे और आपकी सारी क्यूरीज जो मेरे ख्याल से होती होंगी वो सारी चीज़ें हो चुकी होंगी क्लियर। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है आपके पास तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब मिल जाएं हमें और हम आप तक पहुंचाएं, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि जी लाइव सेशन इनके साथ किया जाए। ये इनका जो है मॉनिटरिंग रूम है एक तरह से, ये आप देखिए यहाँ सारी चीज़ें जो है आपको दिखाई दे रही होंगी। हर बंदा जो है वो तकरीबन मॉनिटर हो रहा होता है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से काफ़ी पेशेंट बहुत एग्रेसिव होते हैं और बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो यहाँ पर जो टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही होती है 24 आवर्स, और खाना पीना हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद इस एक शेयर से आपके किसी की ज़िंदगी बच सके। तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी वीडियो लगी है। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।